कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 11। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। काव्या पृथ्वीराज के हाथों को अपने हाथ में लेती है और कहती है, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी आप सबकी जो आपने अपने ही बेटे को दूर कर दिया। पृथ्वीराज काव्या के हाथों को देखते हैं, फिर काव्या को देखते हुए कहते हैं, जब विश आदि को जन्म देने वाली थी तो उस वक्त मायावती की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अमरजीत उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए और मैं ऑफिस में, माँ ने मुझे कॉल करके बुलाया। मैं जल्दी से उनके पास चला गया। विश दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। हमसे रहा नहीं गया और हम सीधे ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। डॉक्टर हमें देख तो रहे थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते थे। विश की आंखें खुली हुई थी और उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं आगे बढ़ा और विश के सामने स्टूल लेकर बैठ गया। विश के हाथों को कसकर थामते हुए उन्हें अपनी तरफ देखने को कहा। विश ने ऐसा ही किया। वक्त बीतता जा रहा था लेकिन आदि बाहर ही नहीं आ रहे थे। विश बस दर्द से चीखे जा रही थी। उनकी आंखों में इतना ज़्यादा दर्द दिख रहा था कि हमसे देखा ही नहीं जा रहा था, लेकिन हम उनका साथ देने के लिए उनके दर्द के साथ जीने लगे, महसूस करने लगे। आखिर में वो वक्त आ ही गया जब आदि बाहर आए। विश ज़ोर से चीख के साथ बेहोश हो गई। आदि बाहर तो आ गए लेकिन उनके रोने की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। तो हम उठकर खड़े हुए और आदि को देखने लगे। आदि को देखकर मेरे साथ साथ वहाँ मौजूद सारे डॉक्टर, नर्स सबके होश उड़ गए। इतना बोलते ही पृथ्वीराज रुक गए और वहीं काव्या उनके आगे बोलने का इंतज़ार करने लगी। पृथ्वीराज एक वक्त के लिए रुककर बोलना शुरू करते हैं। आदि का पूरा शरीर खून जैसा लाल था और बहुत अजीब धब्बे दिख रहे थे। उनकी आंखें खुली ही नहीं थी, सांस तो बिल्कुल ले ही नहीं रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सा डर घर करने लगा। इतना बोलते बोलते पृथ्वीराज उस पल में पहुंच जाते हैं। बच्चे को देखकर डॉक्टर जोर से चिल्लाती है, ओह गॉड, बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। ये सुनते ही सब डॉक्टर्स इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं। जिस डॉक्टर ने आदित्य को उठाया था उसके हाथ डर से कांप रहे थे। आदित्य का पूरा शरीर ऐसा दिख रहा था जैसे उसमें खून के अलावा कुछ न हो। पूरा शरीर गहरा लाल रंग में था। एक डॉक्टर अचानक चिल्लाते हुए कहती है, पुट द बेबी डाउन। आदित्य को पकड़े डॉक्टर का तो होश ही नहीं था। वो डॉक्टर फिर से चिल्लाते हैं, डॉक्टर कुमार, आई सेड पुट द बेबी डाउन। डॉक्टर कुमार आदित्य को पालने में रखते हैं और एकदम से डर और घबराहट में पीछे हटते हैं। सभी डॉक्टर्स पीछे हटने लगते हैं। तभी पृथ्वीराज आदित्य को देखने के मकसद से आगे जाते हैं और उसे छूने लगते हैं कि डॉक्टर जोर से चिल्लाते हैं, प्लीज़ मिस्टर सिंघानिया, डोंट डू दिस, योर्स चाइल्ड लाइफ मे बी इन डेंजर। पृथ्वीराज एकदम से पीछे हो जाते हैं। उनके दूर होते ही आदित्य का शरीर लाल रंग से एकदम नॉर्मल कलर में बदलने लगता है। गोरा बदन था आदित्य का। फिर अचानक ही आदित्य के रोने की आवाज़ आती है। आदित्य को रोता देख पृथ्वीराज आगे बढ़कर आदित्य को उठाने लगते हैं। जैसे ही पृथ्वीराज आदित्य को छूते हैं, आदित्य का शरीर फिर से वैसे ही होने लगता है। ये देखकर डॉक्टर चौंक जाते हैं। एक डॉक्टर अचानक ही बोलते हैं, इट्स अनएक्सपेक्टेड, बच्चे को ह्यूमन बॉडी से एलर्जी हो रही है। एक डॉक्टर आश्चर्य से ज़ोर से चिल्लाते हैं, व्हाट। वो डॉक्टर फिर से बोलते हैं, बच्चे को ह्यूमन बॉडी से दूर रखना होगा वरना इसकी जान जा सकती है। पृथ्वीराज अपने कदम पीछे करने लगते हैं। उनके दूर होते ही आदित्य नॉर्मल हो जाता है। एक डॉक्टर आगे बढ़कर आदित्य का ब्लड लेता है और टेस्ट के लिए भेज देता है। एक डॉक्टर पूछते हैं, डॉक्टर आहूजा, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, किसी को ह्यूमन बॉडी से एलर्जी कैसे हो सकती है। डॉक्टर आहूजा कहते हैं, ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इतने सारे केसेस में मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। बट आई नो, जैसे कुछ लोगों को स्मेल, फ्लावर, प्लांट या एनिमल से एलर्जी होती है, उसी तरह से इस बच्चे को ह्यूमन बॉडी से एलर्जी हो रही है। अब सब डॉक्टर की नज़र पृथ्वीराज पर पड़ती है, जो एकटक आदित्य को ही देखे जा रहा था। डॉक्टर आहूजा पृथ्वीराज के सामने जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर सिंघानिया सॉरी, पर अब आपके बच्चे को इंसानों के साथ नहीं रख सकते। पृथ्वीराज तो जैसे होश में ही ना हो। उसी वक्त विशाखा जी धीरे धीरे होश में आती हैं। आंखें खुलते ही विशाखा आवाज़ देती हैं, पृथ्वी।
पृथ्वीराज जल्दी से विशाखा जी के पास जाते हैं। विशाखा जी दर्द में भी मुस्कुराते हुए पूछती हैं, हमारा बेटा हुआ या बेटी? पृथ्वीराज एकदम सुन्न रह जाते हैं। पृथ्वीराज को कोई जवाब ना देता देख विशाखा जी डर जाती हैं। वो घबराते हुए पूछती हैं, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, हमारा बच्चा। उनके इतना बोलते ही विशाखा जी को आदित्य के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रोने की आवाज़ सुनते ही विशाखा जी का डर एकदम से कहीं गायब हो जाता है। अब तक कमरे में अरुणी देवी भी आ चुकी थी। उन्हें भी डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया था। विशाखा जी आदित्य को देखना चाहती थी। तभी एक डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर आहूजा, हमने तैयारी कर दी है। डॉक्टर आहूजा कहते हैं, ओके, बच्चे को लेकर जाइए। ये सुनते ही विशाखा जी हैरानी से कभी पृथ्वीराज को देखती हैं तो कभी अरुणी देवी को तो कभी डॉक्टर्स को। वो डॉक्टर आदित्य को उठाकर लेकर जाने लगते हैं। विशाखा जी जोर से चिल्लाती हैं, आप लोग मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमें हमारे बच्चे को देखना है। फिर अरुणी देवी की तरफ देखकर, माँ प्लीज़ रोकिए उन्हें, हमें अपने बच्चे को देखना है। कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरुणी देवी चुपचाप खड़ी रहती हैं तो विशाखा जी पृथ्वीराज को देखते हुए कहती हैं, पृथ्वी प्लीज़ आप रोकिए उन्हें, हमें अपने बच्चे को देखना है। प्लीज़ उन्हें कहिए हमारे बच्चे को छोड़ दें। डॉक्टर आदित्य को लेकर कमरे से जा चुके थे। विशाखा जी जोर जोर से एक ही बात रिपीट करते हुए रोने लगती हैं। पृथ्वीराज विशाखा जी को गले से लगा लेते हैं। पृथ्वीराज की आंखें भी नम हो जाती हैं। अरुणी देवी खुद को संभालते हुए सोफे पर बैठ जाती हैं। इस वक्त उनकी भी आंखें नम थीं। विशाखा जी अब कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। वो जोर से पृथ्वीराज को धक्का देती हैं और सामने रखा चाकू उठा लेती हैं। विशाखा जी को ऐसा करते देख सब डर जाते हैं। पृथ्वीराज विशाखा को समझाते हुए कहते हैं, विश, ये चाकू नीचे रखिए। आप सुन नहीं रही, चाकू नीचे रखिए विश। विशाखा जी चाकू को दिखाते हुए चिल्लाते हुए कहती हैं, नहीं, हम नहीं रखेंगे, हमें अपना बच्चा चाहिए, हमें उनके पास जाना है, आप सब हमें उनसे दूर नहीं कर सकते। पृथ्वीराज चिल्लाते हुए कहते हैं, पागलपन छोड़िए विश और ये चाकू नीचे रखिए। विशाखा जी उनकी बात ही नहीं मानती और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन दर्द की वजह से वो नीचे गिर जाती हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए पृथ्वीराज जल्दी से आगे जाकर विशाखा के हाथ से चाकू लेकर फेंक देते हैं और फिर से उनके गले लग जाते हैं। इस बार वो बहुत ही टाइटली पकड़ करके रखे हुए थे। विशाखा रोते हुए कहती हैं, पृथ्वी, हमें हमारा बच्चा चाहिए, हम उनके बिना मर जाएंगे, मर जाएंगे। इतना बोलते बोलते विशाखा जी बेहोश हो जाती हैं। अब पृथ्वीराज दर्द भरे बीते पलों को याद करते हुए काव्या को देखते हैं, जिसकी आंखें इस वक्त नम थीं। काव्या ये जानकर हैरान भी थी और विशाखा जी के दर्द को सुनकर खुद भी उस दर्द को जी रही थी। पृथ्वीराज काव्या को देखते हुए कहते हैं, विश ने वो पल कैसे गुजारे थे ये बस वही समझ सकती हैं। उसके बाद ही अनुराग इस दुनिया में आए। उनके आते ही विश बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें आदि की बहुत याद आती थी। आदि को पूरे 2 सालों तक मशीनों के बीच रखा गया। मैं और माँ उनसे मिलने जाया करते थे, उसके बाद ही हम आदि को घर लेकर आए। पर डॉक्टर ने हमें वार्न किया कि आदि को कोई ह्यूमन बॉडी छुए नहीं। विश आदि को देखते ही गले लगाना चाहती थी, लेकिन हमने रोक लिया। वो पल उनके लिए बहुत कठिन था। उनका बच्चा सामने होते हुए भी वो उन्हें गले नहीं लगा सकती थी। सबको बोल दिया गया था कि सब आदि से दूर रहें। आदि माँ के बहुत करीब चले गए, लेकिन उन्होंने आदि को मना करके रखा हुआ था कि वो कभी उनको छुए नहीं। आदि भी उनकी बातों को टालते नहीं थे। उन्होंने कभी माँ को नहीं छुआ। हम लोग हमेशा उनसे दूर रहते। आदि भी इतने दिन तक दूर रहे थे तो कभी उन्होंने हमें देखा भी नहीं। बिल्कुल अनजानों जैसा बिहेव करते थे। हमें दर्द तो बहुत होता था, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। आदि सबके साथ अर्जुन, अनुराग, रूहानी ना जुड़ पाए, इसलिए हमने उन्हें हॉस्टल भेज दिया। वहाँ भी हमने खास ध्यान रखा कि कोई बच्चा उन्हें छू ना ले। बहुत कम ही आदि घर आते थे, बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। इसीलिए माँ ने आदि को सौरभ से दोस्ती करने के लिए कहा। कभी भी आदि माँ की बात नहीं टालते थे, इसीलिए उन्होंने सौरभ से दोस्ती कर ली। हमने सौरभ से भी कह दिया कि आदि को ना छुए, तो उन्होंने भी हामी भर दी। ये सब बोलते हुए पृथ्वीराज चुप हो गए। काव्या को आदित्य के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आखिर परिवार के होते हुए भी आदित्य ने परिवार के साथ वक्त ही नहीं बिताया, हमेशा अकेलेपन में जिंदगी जी। आधे घंटे तक पृथ्वीराज और काव्या एकदम चुप रहे। फिर काव्या कुछ सोचते हुए पूछती है, लेकिन पापा, अब उन्हें छूने से एलर्जी क्यों नहीं होती? पृथ्वीराज कहते हैं, 2 साल पहले हमें पता चला कि आदि ने किसी ह्यूमन बॉडी को छुआ और उन्हें कुछ नहीं हुआ।
फिर हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि आदि की एलर्जी वाली प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई। ये भगवान का करिश्मा था या क्या था, लेकिन आदि बिल्कुल ठीक हो चुके थे। उसके बाद माँ ने आदि को छुआ, उनके छूने पर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। हम सब बहुत खुश थे। आदि जब घर वापस आए तो विश उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आदि ने अपने कदम पीछे कर लिए। इतने दिन की दूरियों के बाद वो हम सबको अपना ही नहीं पा रहे थे। आदि हम सबको एक नज़र देखकर सीधे अपने कमरे में चले गए। विश तो जिस जगह खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। हमें आदि को ठीक करने वाली लड़की की अभी भी खोज है। सौरभ ने हमें पता चला कि वो कोई लड़की थी, लेकिन हमने उसे कभी नहीं देखा। सौरभ से हमने फ़ोटो भी दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो तो आदित्य को लड़की के छूते हुए भी कुछ ना होने की वजह से हैरान थे, जिससे उन्होंने फ़ोटो भी नहीं खींची। उसके बाद तो वो लड़की कहीं मिली ही नहीं। पृथ्वीराज अब काव्या के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, आदि के लिए फ़ैसला लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ उनकी दादी है और दूसरी तरफ भाई। भले ही वो कभी जाहिर नहीं करते, लेकिन वो अपने भाइयों और बहनों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आदि जो भी फैसला लेंगे वो सबकी भलाई के लिए होगा। काव्या बस हाँ में सिर हिला देती है। पृथ्वीराज वहाँ से उठकर चले जाते हैं। काव्या को इस बात की चिंता नहीं थी कि आदित्य का फैसला क्या होगा, बल्कि वो तो उस लड़की के बारे में सोच रही थी जिसने आदित्य की एलर्जी को ख़त्म कर दिया। काव्या परेशान सी अपने आप से कहती है, कहीं उन्हें उस लड़की से अटैचमेंट तो नहीं है। उस लड़की ने अगर उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर दिया, इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्हें भी उस लड़की की खोज हो, और हो सकता है कि वो चाहते हों कि वही लड़की उनकी जीवन साथी बने, लेकिन मजबूरी में हमसे शादी हो गई। काव्या ये सब बोलते हुए और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। काव्या फिर से कहती है, हमें पता करना होगा कि आखिर वो लड़की कौन है। हमने तो अनजाने में ही उस लड़की का हक छीन लिया, लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जिस लड़की ने उन्हें ठीक किया है, उन्हें उनका होना ही होगा। इतना बोलते हुए काव्या अपनी जगह से उठती है और विला के अंदर चली जाती है। काव्या सीधे सौरभ के कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। सौरभ थोड़ा चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। काव्या को देखकर सौरभ कहता है, क्या हुआ भाभी, आप यहाँ? काव्या एकदम से पूछती है, वो लड़की कौन थी? सौरभ कंफ्यूज सा कहता है, कौन लड़की? आप किसकी बात कर रही हैं? काव्या, वही जिन्होंने आपके दोस्त को ठीक किया। सौरभ, क्या आपको अंकल ने सब कुछ बता दिया? काव्या हाँ में सिर हिला देती है। सौरभ एकदम से चुप हो जाता है। काव्या फिर पूछती है, आपको तो पता होगा ना कि आखिर वो लड़की कौन थी? सौरभ तुरंत जवाब देता है, भाभी वो लड़की तो इतना बोलते ही सौरभ को कुछ याद आता है और वो रुक जाता है। काव्या सौरभ के अधूरे जवाब को सुनकर कहती है, आगे क्या? सौरभ एकदम से काव्या को पीट करके खड़ा हो जाता है और कहता है, भाभी हमें नहीं पता वो लड़की कौन थी। वो तो हमने बस एक बार देखा था, तो चेहरा हमें ठीक से याद नहीं, और ये भी नहीं पता कि उनका नाम पता क्या है। काव्या को शक तो होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती, बस एक सवाल करती है, क्या वो हम सबके साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी? सौरभ हाँ में जवाब देता है तो काव्या सौरभ को एक नज़र देखकर बाहर चली जाती है। इधर ध्रुव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो जिस जगह बैठा था वहाँ से गार्डन बहुत अच्छे से दिख रहा था। काम करते करते ध्रुव की नज़र अचानक गार्डन पर खड़े एक बॉडीगार्ड पर पड़ती है, जो एकटक ऊपर की तरफ देख रहा था। ध्रुव थोड़ा झुककर उस तरफ देखता है। बैल्कनी में श्रेष्ठा शॉर्ट ड्रेस पहने बालों को झाड़ रही थी। श्रेष्ठा की ड्रेस उसके घुटनों के ऊपर थी, जिसमें उसकी पूरी फिगर अट्रैक्टिव दिख रही थी। एक वक्त के लिए ध्रुव श्रेष्ठा के सेक्सी लुक में खो गया, लेकिन जैसे ही उसे बॉडीगार्ड की नज़रें याद आईं, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो अपना लैपटॉप रखकर उस बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ने लगा। बॉडीगार्ड जो श्रेष्ठा को गंदी नज़रों से देख रहा था, वो अचानक ही ध्रुव को आता देख लेता है और डर से अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। ध्रुव सीधा जाकर उस बॉडीगार्ड को एक लात मारता है। वो बॉडीगार्ड सॉरी कहते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। श्रेष्ठा आवाज़ सुनकर नीचे देखती है। ध्रुव को इस तरह बॉडीगार्ड को बेरहमी से मारता देख श्रेष्ठा जल्दी से गार्डन में आ जाती है और ध्रुव को पकड़ते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? ध्रुव खुद को छुड़ाकर फिर से उस बॉडीगार्ड को मारने लगता है। बॉडीगार्ड की नाक से खून बहने लगता है, इसके साथ ही उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका था। श्रेष्ठा खींचकर ध्रुव को उस बॉडीगार्ड से दूर करती है और ध्रुव को टाइटली हग कर लेती है।
ध्रुव का गुस्सा अब बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था। श्रेष्ठा धीरे से कहती है, रिलैक्स। ध्रुव अपने पीछे से गन निकालता है और उस बॉडीगार्ड को सीधे शूट कर देता है। श्रेष्ठा कसकर आंखें बंद कर लेती है। जब तक गन की सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती तब तक ध्रुव उसे शूट करता है। इतना करते ही ध्रुव श्रेष्ठा को कसकर गले लगा लेता है और धीरे से कान में कहता है, बेबी, मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। कुछ बॉडीगार्ड आकर उस लाश को लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं और श्रेष्ठा सीधे ध्रुव को खींचते हुए अंदर लेकर जाती है। बेडरूम में जाकर श्रेष्ठा ध्रुव को बेड पर बिठा देती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके सामने बैठ जाती है। ध्रुव के हाथों को पकड़कर उस पर दवाई लगाते हुए कहती है, दिन प्रतिदिन तुम्हारा पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। उस दिन सर्वेंट ने गलती से मुझे ज़्यादा गर्म खाना खिला दिया तो तुमने उसे मार दिया, और आज। इतना बोलते ही श्रेष्ठा रुक जाती है और ध्रुव को देखते हुए कहती है, प्यार में इतना पागलपन भी सही नहीं है कि तुम बस हर किसी की जान लेते रहो। ध्रुव झट से श्रेष्ठा को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बेबी, अगर प्यार में पागलपन ही ना हो तो उसमें मज़ा नहीं आता। श्रेष्ठा, ध्रुव प्लीज़, हर बार ये अपनी एटीट्यूड को मत दिखाया करो। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए ये सब रोज़ का काम है, लेकिन ज़िंदगी भर तो हम ऐसे नहीं रह सकते। मुझे भी एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। खून खराबे से मुझे दूर रहना है। ध्रुव श्रेष्ठा के होंठों पर हाथ फेरते हुए बोलता है, बेबी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपने लिए क्यों चूज़ किया? क्योंकि तुम में ये सब देखने, सुनने और सहने की क्षमता है। और रही बात नॉर्मल लाइफ की, तो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मेरी दुनिया में नॉर्मल लाइफ की कोई जगह नहीं है। ये सब अब मेरी आदत बन चुकी है जो छूटना नामुमकिन है। श्रेष्ठा ध्रुव के गले लग जाती है और कहती है, प्लीज़ ध्रुव, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ध्रुव श्रेष्ठा की गर्दन पर किस करते हुए कहता है, नो बेबी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ध्रुव के ऐसा करते ही श्रेष्ठा एकदम से सिहर उठती है। श्रेष्ठा ध्रुव की गोद से उठकर दूर खड़ी हो जाती है और झल्लाते हुए कहती है, अपनी ये गंदी हरकतों को काबू में रखा करो, हर बार तुम्हें समझाना ना पड़े। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोलता है, गंदी हरकतें करने पर मजबूर कौन करता है? इतना बोलते हुए ध्रुव श्रेष्ठा को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर कहता है, इतनी हॉट लगोगी तो मैं खुद को काबू कैसे कर पाऊंगा? श्रेष्ठा खुद को ऊपर से नीचे देखती है, फिर ध्रुव को घूरते हुए कहती है, और ये हॉट दिखाने वाला ड्रेस कौन लेकर आया? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था तुम ये ड्रेस लाए ही क्यों हो। ध्रुव झट से जवाब देता है, ताकि मैं खुद को काबू में ना कर पाऊँ। श्रेष्ठा तकिया उठाकर ध्रुव पर फेंकते हुए कहती है, हर बार तुम ऐसा ही करते हो, बेशर्म कहीं के। ध्रुव तकिए को कैच कर लेता है और श्रेष्ठा को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। ध्रुव श्रेष्ठा के बालों को पीछे करते हुए काफ़ी सीरियस टोन में कहता है, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं एक कदम भी नहीं बढ़ूंगा। जो गलती मैंने पहले की थी वो फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। और ये ड्रेस मैंने नहीं, किसी और ने ला कर रखा है। मैंने तो बस ड्रेस लाने को कहा था। श्रेष्ठा ध्रुव के गले में दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहती है, ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे? इस पर ध्रुव कुछ नहीं बोलता, श्रेष्ठा से अलग होकर कहता है, चलो तुम ड्रेस कलेक्शन खुद कर लो। श्रेष्ठा ध्रुव के गालों पर किस करके वॉशरूम में भाग जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, बस 5 मिनट। श्रेष्ठा की हरकत से ध्रुव मुस्कुरा देता है। इधर रात के वक्त काव्या की नज़रें बार बार सोफे पर बैठकर काम कर रहे आदित्य पर ही जा रही थी। वो एकटक आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य को देखते ही काव्या वो सब कुछ भूल गई जो उसने सोचा था। काव्या यही सोच रही थी कि वो उस लड़की को आदित्य की ज़िंदगी में लाएगी जिसने आदित्य की प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया। काव्या आदित्य को देखते हुए खुद से बड़बड़ाती है, इन्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन्हें उस लड़की से कोई मतलब हो। हर वक्त तो खड़ूस बनकर घूमते हैं। लगता है मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। और वैसे भी पापा ने तो कहा कि वो लोग ढूंढ रहे हैं। अगर इन्हें थोड़ा भी उस लड़की में दिलचस्पी होती तो उसी वक्त ढूंढ लेते। काव्या खुद से ये सब बोल ही रही थी कि उसका फ़ोन अचानक रिंग होता है। काव्या स्क्रीन पर देखती है तो प्रियंश का नंबर शो हो रहा था। काव्या एक नज़र आदित्य को देखती है, फिर कॉल रिसीव करती है। उधर से प्रियंश, लगता है दुनियादारी में आप इतनी खो गई हैं कि हमें याद करने का वक्त तक नहीं मिलता। काव्या कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप याद तो रहते हैं लेकिन बात करने का वक्त नहीं मिलता। प्रियंश कहता है, वक्त मिलता नहीं या आप देती नहीं। काव्या, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। वैसे हमारी शिवा से बात होती है या नहीं? प्रियंश, आपके शिवा?
काव्या, जी हाँ, हमारे शिवा। आपको नहीं पता हमें उनकी कितनी याद आती है। इस बार तो देखते ही हम उन्हें बाहों में भर लेंगे। ये सुनकर जहाँ प्रियंश की पकड़ मोबाइल पर कस जाती है, वहीं आदित्य की लैपटॉप पर चलती उंगलियां एकदम से रुक जाती हैं। वहीं काव्या को किसी का रिएक्शन का पता नहीं चलता। ना वो प्रियंश को देख सकती थी और ना ही वो आदित्य को देख रही थी। प्रियंश खुद को संभालते हुए, ये आप बहुत गलत कर रही हैं। काव्या, इसमें गलत क्या है? हम तो सोच रहे थे उन्हें बाहों में भरकर चूम भी लें। आदित्य के हाथों की मुट्ठियां एकदम से कस जाती हैं। वो काव्या को घूर कर देख रहा था, जिसका अंदाजा काव्या को बिल्कुल भी नहीं था। प्रियंश, बस कीजिए, अब हमारे कान शिवा की और तारीफ सुन नहीं सकते। काव्या, अच्छा तो आप जेलस हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हम आपके साथ हाथ मिला लेंगे। प्रियंश कहता है, इतनी बड़ी मेहरबानी की आवश्यकता हमें नहीं है। आप बस एक काम कीजिए, कल गार्डन में हमसे मिलने आ जाइए। काव्या कहती है, ठीक है, हम आ जाएंगे। इतना बोलते हुए प्रियंश कॉल कट करता है और सामने देखते हुए कहता है, बस ये रात ढल जाए, आपके लिए हमारी तरफ से एक सरप्राइज है। इधर काव्या फोन को साइड में रखकर आदित्य की तरफ देखती है, जो अब सोफे पर नहीं था। काव्या खुद से कहती है, अब ये कहाँ गए? काव्या अपनी जगह से उठकर बैल्कनी की तरफ जाती है। बैल्कनी में जाकर देखती है तो आदित्य रेलिंग पकड़कर सामने की ओर देख रहा था। काव्या आदित्य के साथ खड़ी हो जाती है। आदित्य सामने की तरफ एकटक देखे जा रहा था। वहीं काव्या आदित्य के चेहरे को देख रही थी, जो बिल्कुल हमेशा की तरह शांत था। आदित्य बिना भाव से सामने देखते हुए सवाल करता है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? आदित्य के सवाल से काव्या हैरान रह जाती है। वो आदित्य के सवाल का अच्छी तरह से मतलब समझ रही थी। काव्या जवाब न देकर आदित्य से सवाल करती है, अगर मैं आपसे यही सवाल करूं तो? आदित्य एकदम से काव्या को देखने लगता है, जो एकदम सीरियस थी। काव्या और आदित्य एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। आदित्य एक कदम बढ़ते हुए कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो? काव्या अपना एक कदम पीछे करते हुए कहती है, और अगर मैं भी कहूँ कि मैं भी आपके इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी तो? आदित्य और एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें जवाब देना ही होगा तो? काव्या फिर एक कदम पीछे करते हुए कहती है, और अगर मैं कहूँ कि आपको भी जवाब देना होगा तो? आदित्य फिर एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ तो? काव्या एक कदम और पीछे हटते हुए कहती है, और अगर मैं कहूँ कि मैं भी सिर्फ आपका जवाब सुनना चाहती हूँ तो? काव्या पीछे हटते हुए दीवार से टकरा जाती है और वहीं सट जाती है। आदित्य एक कदम और बढ़ाते हुए कहता है, अगर मैं कहूँ कि पहले सवाल मैंने किया था तो? काव्या की अब बोलती ही बंद हो जाती है। आदित्य को इतना करीब देखकर ही उसके दिल की धड़कन एकदम जोर से धड़कने लगती है। काव्या एकटक आदित्य की आंखों में ही देख रही थी। आदित्य भी काव्या की आंखों में ही देख रहा था। आदित्य काव्या के एकदम करीब था। काव्या दीवार से सटी खुद की सांसों को संभाल रही थी। आदित्य काव्या की तरफ झुकने लगता है। उसको ऐसा करते देख काव्या अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लेती है और आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या के कान के पास जाकर गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? इतना बोलते ही आदित्य पीछे हट जाता है। काव्या आंखें खोलकर सामने देखती है, फिर जल्दी से अंदर चली जाती है और बेड पर चादर ओढ़कर लेट जाती है। काव्या अपनी सांसों को काबू कर ही रही थी कि उसे अपनी कमर पर छुअन महसूस होती है। काव्या कसकर आंखें बंद करके चादर को पकड़ लेती है। आदित्य झट से काव्या को खींचकर अपने ऊपर कर लेता है। काव्या की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। काव्या अपनी आंखें ही नहीं खोलती। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद काव्या वैसे ही सो जाती है। आदित्य एकटक काव्या को सोते हुए देख रहा था। काव्या को इतने सुकून से सोता देखकर आदित्य को भी एक अलग ही सुकून मिलता है। आदित्य धीरे से कहता है, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। आदित्य काव्या के सवालों के जवाब तो दे रहा था, लेकिन इस वक्त उसके जवाब का कोई मोल नहीं था। आखिर जवाब सुनने वाली जो सो रही थी। सुबह काव्या ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी मांग में सिंदूर भरी रही थी कि उसे कुछ याद आता है। वो आदित्य की तरफ देखती है, जो फाइलों को देखने में बिजी था। काव्या आदित्य की तरफ बढ़ जाती है और उसके साथ ही बेड पर बैठ जाती है।
काव्या के बैठने पर भी आदित्य की नज़रें फाइलों में ठहरी थी। काव्या थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हमें आपसे कुछ बोलना है। आदित्य काव्या को बिना देखे, बोलो। काव्या अपने हाथों को उलझाए हुए कहती है, वो मैं कह रही थी कि आप आज सबके साथ नाश्ता करने चलिए ना। आदित्य के हाथ एकदम से रुक जाते हैं। वो सिर उठाकर काव्या को देखता है। काव्या मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, प्लीज़। आदित्य सारी फाइल्स को लेकर उठता है और कहता है, मुझे इस सब की आदत नहीं है। काव्या झट से कहती है, तो बना लीजिए ना, वैसे भी वो सब आपका परिवार है। आदित्य अपना फ़ोन लेते हुए कहता है, मुझे पता है। इतना बोलते हुए आदित्य जाने लगता है। आदित्य को जाते देखकर काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य काव्या की तरफ मुड़ता है। काव्या एकदम से कहती है, पता है, फिर भी इतनी दूरी क्यों बना रखी है आपने। आदित्य काव्या के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, आसान नहीं है मेरे लिए ये दूरियां मिटाना। अकेलेपन की आदत लग चुकी है मुझे। काव्या एकदम से मायूस हो जाती है। उसे भी पता था कि आदित्य जो भी कह रहा था वो सच ही है। आखिर बचपन से अकेले रहने की आदत अब यूँ अचानक तो छूट नहीं सकती थी। काव्या आदित्य के खालीपन को महसूस कर एकदम से आदित्य के गले लग जाती है। काव्या का ऐसा करना आदित्य को कुछ समझ नहीं आता। काव्या के दोनों हाथ आदित्य की पीठ पर थे और उसका चेहरा आदित्य के सीने में छुपा हुआ था। आदित्य के हाथ जो अब तक नीचे थे वो अब काव्या की कमर से होते हुए बंध जाते हैं। आदित्य का हाथ काव्या की खुली कमर से होते हुए बंधी हुई थी, जिससे काव्या के शरीर पर सिहरन सी दौड़ती है। दोनों खामोशी से एक दूसरे के गले लगे थे। गले लगे हुए उन्हें ये तक पता नहीं चलता कि वक्त दोनों को छोड़ते हुए बढ़ते जा रहा है। सुकून से भरी इस नज़दीकी में दोनों ही एक दूसरे में खो चुके थे। एहसासों की इस बंदिश में दोनों इस कदर बंध चुके थे कि शायद ही खुद को अलग करने की चाह रख रहे हों। दोनों को अलग करने के मकसद से आदित्य का फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन रिंग होते ही आदित्य अपने हाथ को हटाने वाला होता है कि काव्या अपने हाथ को आदित्य की पीठ पर थी। वो एकदम से अपने पीछे करते हुए आदित्य को खुद को छुड़ाने से रोक लेती है। काव्या आदित्य के हाथों को उसी तरह अपनी कमर से होते हुए लिपटे रहने देती है। आदित्य काव्या के इस तरह करने से हैरान सा रह जाता है। फ़ोन बहुत देर तक रिंग होता है, लेकिन काव्या आदित्य को कॉल रिसीव करने की इजाज़त नहीं देती। वो आज आदित्य की नज़दीकी में खुद को इस कदर खो लेना चाहती थी कि कभी कोई दूरियां उन्हें छू ना पाएं। फ़ोन 2-3 बार ऐसे ही रिंग होता रहता है। आदित्य भी अब फ़ोन की रिंग पर ध्यान न देकर काव्या को कसकर पकड़ लेता है। काव्या को जब ये महसूस होता है तो वो अपने हाथों को फिर से आदित्य की पीठ पर कस लेती है। दोनों अपनी सुकून सी भरी नज़दीकी के पल जी ही रहे थे कि उन्हें सौरभ की आवाज़ आती है, क्या आज अलग होने का कोई इरादा नहीं है आप दोनों का। काव्या जैसे ही सौरभ की आवाज़ सुनती है झट से आदित्य से अलग हो जाती है और सौरभ को देखने लगती है, जो शरारत भरी मुस्कुराहट लिए दरवाजे से टिक कर खड़ा हुआ था। काव्या शर्म से नज़रें झुका लेती है। वहीं आदित्य का चेहरा हमेशा की तरह ही शांत था, जैसे उसे सौरभ के होने से कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। सौरभ अपने कदम दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैं आधे घंटे से यहीं खड़ा हूँ। खड़ा होते होते मेरे पैर में दर्द होने लगा, लेकिन आप दोनों तो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ कि कब तक मुझे ऐसे ही आप दोनों का वेट करना पड़ेगा। सौरभ की बातों से तो काव्या शर्म से पानी पानी हो जाती है। वहीं आदित्य सौरभ को घूर कर देख रहा था। आदित्य को ऐसे घूरता हुआ पाकर सौरभ कहता है, देख यार, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे इन रोमांटिक मोमेंट्स को बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं क्या करूं, भाभी का सब नीचे वेट कर रहे हैं तो मुझे मजबूरी में करना पड़ा। आदित्य अपने फ़ोन को निकालकर कमरे से बाहर निकल जाता है। काव्या तो शर्म से नज़रें उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सौरभ काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, चलें भाभी। काव्या हाँ में सिर हिला देती है और सौरभ के साथ नीचे चली जाती है। सौरभ नीचे जाकर अनुराग के बगल में बैठ जाता है। वहीं काव्या रूहानी के बगल में बैठ जाती है। अनुराग सौरभ से पूछता है, सौरभ भाई, आपको भाभी को बुलाकर लाने में आधे घंटा लग गया। अनुराग का सवाल सुनकर सौरभ धीरे से खुद में बड़बड़ाता है, अगर मैं कुछ बोलता नहीं तो ब्रेकफास्ट तो आज रात ही करना पड़ता। अनुराग एक बाइट खाते हुए, सौरभ भाई आप कुछ कह रहे हैं। सौरभ झट से, नहीं वो मैं बस रोमांटिक सीन देखने में बिजी था तो लेट हो गया। ये सुनते ही काव्या की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वहीं सभी लोग सौरभ को ही देख रहे थे। सौरभ काव्या की तरफ देखता है और शरारत से मुस्कुरा देता है। अनुराग कहता है, रोमांटिक सीन किसका।
सौरभ काव्या को देखता है तो काव्या ना में सिर हिला देती है। सौरभ मुस्कुराते हुए कहता है, और किसका? काव्या आंखें बंद कर लेती है तो सौरभ आगे कहता है, हीरो हीरोइन का। तुमने देखा नहीं, एक नई मूवी आई है। काव्या राहत की सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। वहीं सौरभ अभी भी काव्या को शरारत से मुस्कुराते हुए देख रहा था। सौरभ का जवाब मिलते ही सब ब्रेकफास्ट पर ध्यान देते हैं। शाम के वक्त काव्या हल्की नीली नेट की साड़ी पहने बालों को खुला छोड़े हुए गार्डन पर पहुंच जाती है। गार्डन पर जिस बेंच पर जिस जगह प्रियंश के साथ मिला करती थी, वहां जाकर काव्या देखती है तो कोई नहीं होता। प्रियंश को वहां ना देखकर काव्या इधर उधर देखती है, फिर बेंच पर बैठ जाती है। कुछ वक्त बाद ही प्रियंश काव्या के सामने खड़ा हो जाता है। वाइट टी शर्ट, नीला कोट और नीली जीन्स, चेहरे पर सुकून से भरी मुस्कुराहट लिए प्रियंश खड़ा था। प्रियंश को देखकर काव्या भी मुस्कुराते हुए उठ जाती है। काव्या प्रियंश के पास जैसे ही जाती है, प्रियंश अपने एक घुटने के बल बैठकर काव्या की तरफ एक लाल रंग का गुलाब का फूल बढ़ा देता है। प्रियंश को इस तरह से देखकर काव्या थोड़ा असमंजस में कहती है, आप ये क्या? काव्या इससे पहले कुछ बोल पाती, तभी प्रियंश खड़ा हो जाता है और एकदम से करीब होते हुए काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, कुछ पल का वक्त मांगा है हमने आपको, इस पर भी अगर आप ही कहेंगी तो हमें कुछ बोलने का वक्त ही नहीं मिलेगा। काव्या बिल्कुल चुप हो जाती है और एक कदम पीछे हो जाती है। प्रियंश कहता है, हम कहें क्या आपसे? आपको देखते ही ये ज़ुबान बोलने की इजाज़त ही नहीं देती। फिर भी आज हम आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं जो हमने कितने ही दिनों तक अपने अंदर छुपा कर रखा हुआ है। प्रियंश कहता है, पहली उस मुलाकात से ये दिल तो जैसे आपके लिए धड़कना चाहता था। आप किसी और की हैं, ये हम हर वक्त उसे समझाते हैं, लेकिन ये जैसे मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। हमारी ये नज़रें बस आपको ही तराशा करती हैं, जैसे इसे आपके सिवाय कुछ देखना ही ना हो। हर पल बस आपका ख्याल रहता है। आपके बिना जीना जैसे मुश्किल सा हो गया है हमारे लिए। नींद, सुख, चैन सब अधूरा रह गया है आपके बिना। बिना आपके ये ज़िंदगी अधूरी सी लग रही है। हमें बस पूरा करने का मन कर रहा है, आपको बस अपना बनाने का मन कर रहा है। ये आंखें बस आपको देखना चाहती हैं, ये कान बस आपको सुनना चाहते हैं, ये नाक बस आपकी खुशबू को सूंघना चाहती है, ये सांसें बस आपके लिए चलना चाहती हैं। आपकी ये आंखों की गहराई पर हम बस डूबना चाहते हैं। आपकी हर एक मुस्कुराहट की वजह बस हम बनना चाहते हैं। तो कहिए, क्या आप हमें इजाज़त देंगी आपकी आंखों में डूबने की? आपकी हर एक मुस्कुराहट की वजह हमें बनने की इजाज़त देंगी? काव्या बिल्कुल बुद्ध बनकर खड़ी रहती है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ। काव्या को यूँ खुद के सवालों का जवाब न देता देखकर प्रियंश फिर एक बार अपने एक घुटने के बल बैठ जाता है और गुलाब के फूल को आगे बढ़ाकर कहता है, हमें बस इतना कहना है कि हमें बस मोहब्बत हो गई है आपसे, आपकी हर एक अदाओं से, आपकी हर एक बातों से, आपकी हर एक आदतों से। आई लव यू, आई रियली लव यू काव्या। काव्या को तो अब अपनी आंखों और कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो। वो अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए प्रियंश को देख रही थी, लेकिन पलकें झपकाने से सच्चाई छुपी नहीं रह सकी। काव्या को अब समझ आ चुका था कि उसके साथ जो हो रहा है वह कोई ख्वाब नहीं, बल्कि असलियत में हो रही घटना है। इधर आदित्य ऑफिस में अपने हाथ में कुछ फ़ोटो लिए बैठा था। आदित्य का चेहरा इस वक्त एकदम डार्क था। रॉकी तो सामने खड़ा डर से कांप रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि आखिर उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। वो बिना चेक किए आदित्य को कैसे वो फ़ोटोज़ दिखा सकता है। आदित्य के हाथ में इस वक्त प्रियंश और काव्या की फ़ोटोज़ थीं, जिसमें प्रियंश काव्या को प्रपोज करते हुए दिख रहा था, जिसे आदित्य एकटक देखे जा रहा था। फ़ोटो को देखते देखते आदित्य चेयर पर टिककर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो खुद के अंदर उमड़ रहे तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वहीं रॉकी की हालत बढ़ते वक्त के साथ खराब होती जा रही थी। तभी वीर आता है और कहता है, सर फाइल पर। वो इतना ही बोलता है कि उसे आदित्य की काफ़ी गुस्से भरी आवाज़ आती है, गेट आउट। वीर थोड़ा डर जाता है। वो थोड़ा हिम्मत करते हुए कहता है, बट सर इट्स। उसके इतना बोलते ही आदित्य गुस्से से चिल्लाते हुए, आई सेड गेट आउट। वीर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर तक आदित्य वैसे ही खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। उसके सामने बार बार प्रियंश और काव्या की तस्वीर उभर कर आ रही थी। आदित्य अपनी जगह से उठकर केबिन से बाहर जाने लगता है तो रॉकी भी जाने के लिए कदम बढ़ाता है। तभी उसे आदित्य की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है, डोंट फॉलो मी। रॉकी के कदम वहीं रुक जाते हैं।
आदित्य वहाँ से निकलकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है और ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। लिफ्ट की दीवार से टिककर आदित्य खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही आदित्य अपनी कार में बैठकर तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। रात के करीब 10 बजे सब डिनर के लिए बैठे हुए थे। डाइनिंग टेबल पर सब लोग थे सिवाय काव्या के। काव्या को डाइनिंग टेबल पर ना पाकर अरुणी देवी सबको देखते हुए पूछती हैं, काव्या कहाँ है? अनुराग जवाब देता है, भाभी तो कमरे में नहीं है। अरुणी देवी का चेहरा एकदम से सख्त हो जाता है। वो थोड़ा कड़क आवाज़ में कहती हैं, कमरे में नहीं है मतलब कहाँ गई? विशाखा जी थोड़ा सोचते हुए कहती हैं, हमने काव्या को शाम के वक्त तैयार होकर बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन उन्हें वापस आते हुए नहीं देखा। तभी सौरभ कहता है, और आदि भी अब तक घर नहीं आया। अरुणी देवी परेशान सी कहती हैं, कहाँ रह गए दोनों? सौरभ एकदम से जवाब देता है, दादी हो सकता है कि आदि भाभी को लेकर कहीं गया हो। अरुणी देवी कहती हैं, बताकर तो जाना चाहिए था। खैर चलिए सब खाना शुरू कीजिए। सब अब बेफिक्र होकर डिनर करने लगते हैं। उधर मसूरी में रुखसार बिल्कुल बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पूरा मुरझाया हुआ था, जैसे वो कितने सालों से बीमार हो। माया प्लेट में खाना लेकर अंदर आती है और रुखसार को बुलाने लगती है, मैम प्लीज़ आप खाना खा लीजिए। रुखसार किसी तरह से बेड से उठकर बैठ जाती है। खाने को देखते ही रुखसार मुंह फेर लेती है। माया उसे समझाते हुए कहती है, मैम आप अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए तो खाना खा लीजिए। रुखसार अपने पेट पर हाथ रखकर दर्द से कहती है, बच्चा? माया आपको पता है मुझे अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने से भी डर लग रहा है। मेरे बच्चे को उन सभी गलतियों की सज़ा मिल जाएगी जो अनजाने में ही मैंने कर दी हैं। इस बच्चे को कभी कोई बाप का नाम नहीं मिलेगा। ये सब बोलते हुए रुखसार की आंखों से आंसू बह जाते हैं। रुखसार अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, काश कि मैंने उस वक्त दादी की बात मान ली होती तो मुझे इस दर्द में कभी जीना ही नहीं पड़ता। माया एक टक बस रुखसार के दर्दों को देख रही थी। माया ने आदित्य को कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य तो रुखसार को सिंघानिया विला में लेकर जाना ही नहीं चाहता था। माया एक दूसरी कोशिश करते हुए रॉकी को भी बोला, लेकिन उसने भी तो बस यही कहा कि वो देख लेगा। माया अब इसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। रुखसार को इस हालत में बस अपने परिवार के साथ की ज़रूरत थी, लेकिन वो उसे मिल नहीं रहा था। जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है वो समझ पाना सच में बहुत मुश्किल होता है। रुखसार खाने की एक बाइट लेकर खाने लगती है। खाते ही उसकी आंखों से फिर एक बार आंसू बहने लगते हैं। वो मुश्किल से एक बाइट ही खाती है, फिर खाने को टेबल पर रख देती है। माया रुखसार के पास बैठ जाती है और प्लेट अपने हाथ में लेकर खाने की बाइट तोड़ते हुए रुखसार के आगे बढ़ा देती है। रुखसार ना में सिर हिला देती है तो माया उससे कहती है, दर्द से बड़ा अब बस आपके बच्चे की सेहत है। आप खाना ना खाकर अपने बच्चे का निवाला छीन रही हैं। गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन इन सब में आप इस मासूम बच्चे को सज़ा तो नहीं दे सकती। रुखसार की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। माया के बढ़ाए गए बाइट को रुखसार खा लेती है। ऐसे ही करके माया रुखसार को सारा खाना खिला देती है। उसके बाद दवाई देती है और रुखसार को चादर से अच्छे से कवर करके लाइट्स ऑफ करती है। ये सब करने के बाद माया कमरे से बाहर जाने लगती है कि उसे रुखसार की आवाज़ आती है, मेरे प्यार की तरह हर प्यार गलत नहीं होता। रॉकी भाई को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, वो बाकी सबसे अलग हैं। रुखसार की बात सुनकर माया के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर हैरानी से देखते हुए कहती है, पर मैम आप सर के बारे में मुझे क्यों बता रही हैं? रुखसार साइड लैंप को जलाती है, जिससे हल्की रोशनी कमरे में फैल जाती है। रुखसार माया को बहुत ध्यान से देखते हुए कहती है, मैं आपके रॉकी सर के लिए कुछ नहीं कह रही, मैं आपकी मोहब्बत की बात कर रही हूँ। चाहे आप जितना भी छुपा लें, लेकिन आपकी आंखों में रॉकी भाई के लिए बेशुमार मोहब्बत दिखती है। रुखसार की बात सुनकर माया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रुखसार कहती हैं, आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं छुपती माया। माया आंखें खोलकर एकदम से कहती है, सच्चाई दिखाने का अब कोई मतलब भी नहीं है। अब मोहब्बत अतीत के पन्नों में खो चुकी है। रुखसार माया की आंखों में देखने की कोशिश करती है। माया की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जैसे अतीत के दर्द वापस आ गए हों। रुखसार, मोहब्बत कभी पन्नों में नहीं खोया करती, वो तो आखिरी पन्ने तक बस अपने आप को जाहिर करती रहती है। माया दर्द भरी मुस्कुराहट में कहती है, ये सब बस कहने की बातें हैं, असल जिंदगी इन सब बातों से कोई ताल्लुक नहीं रखती। इतना बोलते ही माया वहाँ से चली जाती है।
रुखसार बस माया को जाते हुए देखती रहती है। जब रुखसार पहली बार यहाँ पर आई थी उसे भी रॉकी और माया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक दिन जब वो बालकनी में खड़ी होकर रात के नज़ारों को देख रही थी तब पहली बार उसने दोनों को एक दूसरे के लिए तड़पते हुए देखा था। रॉकी गार्डन में बैठकर आंखें बंद करके रखा हुआ था, वहीं माया उससे कुछ दूरी पर खड़ी रॉकी को नम आंखों से देख रही थी। उसकी नम आंखें उसके कई दिनों की दूरी को जाहिर कर रही थी। बहुत देर तक माया वैसे ही खड़ी रहती है, फिर जब खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाती तो रॉकी से नज़रें हटाकर जाने लगती है। जैसे ही माया पलटकर जाने लगती है, रॉकी अपनी आंखें खोल माया को जाते हुए देखने लगता है। उन दोनों की दूरियों में भी एक दूसरे को देखने की चाहत रुखसार अच्छी तरह से देख पा रही थी। उसके बाद से रुखसार दोनों को ही नोटिस करने लगी। सबके सामने दोनों इस कदर दिखाते जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। रुखसार पूछना तो चाहती थी रॉकी से, लेकिन ना पूछना ही उसे सही लगा, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था रॉकी अपनी पर्सनल लाइफ को कभी किसी से शेयर नहीं किया करता था। वैसे भी अगर वो पूछ भी ले तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और रही बात माया की, तो वो तो रुखसार बहुत कम ही उसे जानती थी। अगर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में उसने पूछा और माया को बुरा लग गया तो ये सोचते हुए रुखसार ने दोनों से ही कुछ ना पूछने में ही भलाई समझी। वहीं रुखसार के इस कदर बोलने से माया को अपने अतीत के हर वो पन्ने याद आने लगते हैं जो उसने और रॉकी ने बिताए थे। माया अपने कबर्ड से एक बड़ी सा बॉक्स निकालती है और उसे बेड पर लाकर रख देती है। माया बेड पर बैठकर एक एक चीज़ों को बाहर निकालने लगती है। उस बॉक्स में बहुत सारे रेड रोजेस थे जो अब तक पूरे सूख चुके थे। मोहब्बत को दर्शाती बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स थे। उनमें से माया के हाथ एक लॉकेट लगता है जिसमें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से RM लिखा हुआ था। लॉकेट को छूते ही माया अपने उन अतीत के पन्नों में पहुंच जाती है। कॉलेज में हर तरफ चहल पहल थी। माया अपनी क्लास की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक उसे कोई खींचकर एक क्लास के अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर माया को दरवाजे से सटाकर खड़ा हो जाता है। माया थोड़ी सहम सी जाती है। वो इस छुअन को अच्छे से पहचानती थी, लेकिन अचानक इस तरह से खींचने पर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। माया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो रॉकी का हैंडसम चेहरा उसके सामने दिखाई देता है जो उसे ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है। रॉकी माया को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। माया आंखें बड़ी करके कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्लास है। रॉकी माया की आंखों में देखते हुए को कहता है, आई नो माई लव। माया खुद को शांत करती है और कहती है, बताओ क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे खींचकर क्यों लाए? रॉकी एक गुलाब का फूल माया के चेहरे पर फिराते हुए कहता है, अपनी मोहब्बत को ये खूबसूरत सा गुलाब देने के लिए। माया एकदम से चिढ़ जाती है और कहती है, क्या तुम भी रोज़ एक गुलाब पर पैसा खर्च करते रहते हो? मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसके लिए तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रॉकी बहुत ही रोमांटिक से अंदाज में कहता है, मैं अपनी मोहब्बत को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। माया मुस्कुराते हुए गुलाब को लेती है और रॉकी के गले लग जाती है। रॉकी माया के कान में कहता है, तुम्हारे लिए और कुछ भी है। माया झट से रॉकी से अलग होती है और कहती है, क्या? रॉकी अपने पॉकेट से लॉकेट निकालता है और माया को दिखाते हुए कहता है, ये। इतना बोलते हुए वो माया को लॉकेट पहनाते हुए कहता है, ये लॉकेट हम दोनों के एक होने की निशानी है, RM। माया लॉकेट को देखती है और फिर से रॉकी के गले लगकर कहती है, आई लव यू। रॉकी माया की पीठ पर हाथ रखकर कहता है, आई ऑल्सो लव यू माई लव। बीते पन्ने याद आते ही माया लॉकेट को अपने सीने से लगा लेती है। फिर वो हर एक चीज़ों को देखने लगती है। तभी उसे एक रिंग दिखती है, उसमें भी RM लिखा हुआ था स्मॉल लेटर्स में। उस रिंग को देखते ही माया के कानों में एक आवाज़ गूंजती है, यू आर अ चीटर। यू आर चीटर माया, तुमने मेरी मोहब्बत को सरेआम बेइज्जत कर दिया। तुम्हें हर पल चाहने वाला ये दिल आज से तुमसे सिर्फ नफरत करता है। आई हेट यू माया। माया अपने कान बंद करके ज़ोर से चिल्लाती है, नहीं नहीं, मैं चीटर नहीं हूँ मैं चीटर। इतना बोलते हुए माया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी आंखों से बहते आंसू बेड के कपड़े पर टप टप करते हुए गिरते जा रहे थे। दूसरी सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। अरुणी देवी परेशान सी कॉल पर कॉल किए जा रही थी। वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती हैं, ये आदि फ़ोन को स्विच ऑफ करके क्यों रखे हुए है? तभी अनुराग भी कहता है, दादी मैं भी कब से भाभी को कॉल ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उनका कॉल ही नहीं लग रहा, उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ है। अरुणी देवी गुस्से में कहती हैं, दोनों के दोनों पागल हो चुके हैं।
एक तो कुछ बताकर भी नहीं गए और फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखे हैं। विशाखा अरुणी देवी को शांत करते हुए कहती हैं, माँ, हो सकता है दोनों साथ में कुछ वक्त बिताना चाहते हों, या हो सकता है जहाँ पर दोनों हैं वहाँ नेटवर्क ही ना हो। अरुणी देवी उठकर कमरे में जाती हैं। बाला भी उनके पीछे चला जाता है। अरुणी देवी अंदर आते ही कहती हैं, हमारे बॉडीगार्ड्स अगर काव्या के पीछे होते तो अब तक हमें खबर मिल भी जाती। बाला, आदि ने जो काव्या के पीछे बॉडीगार्ड रखा है उससे पता लगाओ दोनों कहाँ हैं और रॉकी से भी कांटेक्ट करो। बाला हाँ बोलकर बाहर चला जाता है। तभी उसे बाहर रॉकी दिखता है। रॉकी को बुलाकर बाला उसे अरुणी देवी के कमरे में लेकर जाता है। रॉकी उनके कमरे में जाते ही सिर झुकाकर ग्रीट करता है। अरुणी देवी थोड़ी हैरान भरी नज़रों को से उसे देखते हुए कहती हैं, तुम यहाँ हो तो आदि कहाँ है? रॉकी सिर झुकाए हुए कहता है, कल पता नहीं बॉस कहाँ चले गए, उन्होंने अपने पीछे आने से मना कर दिया। अरुणी देवी थोड़ा सोचती हैं, फिर उनकी नज़र रॉकी के हाथों पर चली जाती है। वो बाला से रॉकी के हाथों से लिफाफे को दिखाने का इशारा करती हैं। बाला रॉकी से लिफाफा लेता है तो रॉकी की हालत ख़राब हो जाती है। कल से उससे हमेशा गलती ही हो रही थी। कल तो उसने लिफाफा चेक किए बिना आदित्य को दिखा दिया और आज वो वही लिफाफा अपने साथ लेकर आ गया। अरुणी देवी लिफाफे को खोलकर देखती हैं। एक एक फ़ोटो जैसे ही वो देखती जा रही थी उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो खड़े होकर गुस्से में कहती हैं, बाला, अभी के अभी गाड़ी निकालो। इधर राठौर विला में एक के बाद एक गाड़ी हवा की तेज़ रफ्तार में रुकती हैं। बाला कार से बाहर आकर कार का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही अरुणी देवी अपनी रौद्र रूप में बाहर निकलती हैं। राठौर के बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। अरुणी देवी सीधे राठौर विला के अंदर जाती हैं और हॉल में पहुंचकर प्रलय सिंह राठौर के आगे फ़ोटोज़ को फेंकते हुए गुस्से से कहती हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी गंदी हरकत करने की? राठौर परिवार के सभी लोग हॉल में पहुंच जाते हैं। प्रियंश की नज़र जैसे ही उन तस्वीरों पर पड़ती है वो चौंक जाता है। वहीं प्रीत भी फ़ोटोज़ को बड़े ध्यान से देख रही थी। फर्श पर चारों तरफ फ़ोटोज़ फैली थी। सभी की नज़र बस फ़ोटोज़ पर ही थी। अरुणी देवी प्रियंश के दादाजी को देखते हुए कहती हैं, प्रलय सिंह राठौर, अतीत को फिर से दोहराने की कोशिश मत करो, वरना इसका हश्र पहले से भी बुरा होगा। अरुणी देवी कहती हैं, आखिरी चेतावनी है हमारी, वरना दुश्मनी खून खराबे पर उतर आएगी। इतना बोलते ही अरुणी देवी प्रियंश को नफरत की नज़रों से घूरती हैं और विला से बाहर निकल जाती हैं। अब राठौर विला से एक के बाद एक गाड़ियां तेज़ रफ्तार में चली जाती हैं। अरुणी देवी के जाते ही प्रलय सिंह राठौर फर्श पर बिखरी हुई तस्वीरों को उठाते हैं। प्रलय सिंह राठौर तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखते हैं और प्रियंश की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रियंश के पास पहुंचकर प्रलय सिंह राठौर एकदम सख्त आवाज़ में कहते हैं, क्या है ये सब? प्रियंश उनके सवाल पर जवाब देते हुए, दादू ये, वो इतना ही बोलता है कि प्रलय सिंह राठौर एक ज़ोरदार थप्पड़ प्रियंश के गाल पर जड़ देते हैं। थप्पड़ की गूंज इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ काम कर रहे नौकरों के कानों तक पहुँच जाती है। सब हैरानी से प्रलय सिंह राठौर को ही देख रहे थे। प्रलय सिंह राठौर का चेहरा गुस्से से लाल था। उनका पूरा शरीर गुस्से से काँप रहा था। थप्पड़ पड़ने से प्रियंश का चेहरा थोड़ा एक साइड झुक जाता है। प्रलय सिंह के ऐसा करने पर प्रियंश हैरान सा बस उन्हें ही देख रहा होता है। प्रलय सिंह राठौर गुस्से से कहते हैं, आपको शर्म नहीं आई सब हरकत करते हुए? एक सुहागन लड़की के साथ आप ये कैसे कर सकते हैं? क्या हमने आपको यही संस्कार दिए हैं, दूसरे की अमानत को छीनने के? प्रियंश अपनी सफाई में कहता है, लेकिन दादू आप मेरी बात तो सुनिए। प्रलय सिंह, अब सुनने और देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है प्रियंश। आपकी इस हरकत ने आज हमें शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। आप भी सालों पहले हुई गलती को दोहरा रहे हैं। एक इंसान की गलती पूरे खानदान को गलत साबित कर देती है। प्रलय सिंह अब वार्निंग वाले लफ्ज़ों में कहते हैं, जो गलती मेरे भाई ने की आप उस गलती को मत दोहराइए, वरना आपका हमारे परिवार से कोई नाता नहीं रह जाएगा। हम भूल जाएंगे कि हमारा कोई पोता भी था। इतना बोलते ही वो तेज़ कदमों से वहाँ से चले जाते हैं। सब प्रियंश को एक नज़र देखकर अपने कमरों में चले जाते हैं। प्रियंश तस्वीरों को उठाकर अपने कमरे में बढ़ जाता है। कमरे में आकर वो एक जगह खड़ा होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी प्रियंश। नीलिमा की आवाज़ सुनकर प्रियंश आंखें खोलकर पीछे पलटता है। नीलिमा प्रियंश के सामने आकर कहती हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप भी प्रीत की तरह दूसरे की अमानत पर नज़र डालेंगे। प्रीत ने तो उसी वक्त हमारे संस्कारों को गलत साबित कर दिया जब अर्जुन की शादी में रुकावट देनी चाहिए,
और आज आपने भी हमारे दिए हुए संस्कारों को गलत साबित कर दिया। नीलिमा, आपने सीधे अर्जुन की पत्नी से ही प्यार का इजहार कर दिया। ये तक नहीं सोचा कि वो क्या सोचेगी। जब एक लड़की की शादी होती है तो जिसके साथ होती है वही उसका प्यार, दुनिया, सब कुछ होता है। अगर कोई दूसरा उनको प्यार का इजहार करे तो लोग सिर्फ उस लड़की को गलत समझते हैं। आप हमारी इज्जत ना सही, उस लड़की की इज्जत का तो ख्याल रखते। प्रियांश एकटक अपनी माँ को देख रहा था और बहुत गौर से उनकी बातों को सुन रहा था। नीलिमा फिर से कहती हैं, अगर ये तस्वीर पूरी दुनिया देखती है तो आपको पता भी है कि उस लड़की की, उसके ख़ानदान की कितनी बदनामी होती। आप ये तक नहीं सोचा कि अगर आपकी वजह से किसी लड़की की बदनामी होती है तो हम पर क्या बीतती। इतना बोलते बोलते नीलिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रियंश आगे बढ़कर नीलिमा जी के आंसू पोंछता है और उन्हें गले से लगा लेता है। प्रियंश बहुत शांति से कहता है, माँ, आपको लगता है कि मैं ऐसी गलती कर सकता हूँ? इतना बोलकर प्रियंश नीलिमा जी से अलग होता है और तस्वीरों को दिखाते हुए कहता है, एक तस्वीर सच को कभी नहीं दिखा सकती माँ। तस्वीर में जो दिख रहा है वो सच नहीं है। प्रियंश के ऐसे बोलने पर नीलिमा जी कुछ समझ नहीं पाती। वो सवाल भरी नज़रों से प्रियंश को देखती हैं। प्रियंश उस पल हुई सारी घटनाओं को नीलिमा को बताने लगता है। फ्लैशबैक। प्रियंश घुटनों के बल बैठ काव्या के सामने गुलाब का फूल लिए काफ़ी देर तक ऐसे ही रहता है। काव्या तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी, वो बस हैरानी से प्रियंश को देखे जा रही थी। काव्या को कुछ रिएक्ट ना करते देख प्रियंश मुंह बनाते हुए कहता है, लगता है आप मेरी पहली मूवी को ही फ्लॉप कर देंगी। प्रियंश की बातों को काव्या समझ नहीं पाती तो वो पूछती है, मतलब? प्रियंश अपनी जगह से उठता है और खड़े होकर कहता है, हमने इतना अच्छा स्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन याद करके आपने सामने जाहिर किया और आपने ऐसा रिएक्शन देकर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। काव्या सामने वाली बेंच पर धर्म से बैठ जाती है। प्रियंश पानी की बोतल काव्या के आगे बढ़ा देता है। काव्या पानी की बोतल लेकर एक सांस में सारा पानी पी लेती है। प्रियंश काव्या के पास आकर पूछता है, आप ठीक हैं? काव्या घूर कर प्रियंश को देखती है और कहती है, आपको मैं ही मिली थी अपना ये मूवी स्क्रिप्ट आजमाने के लिए? मेरी तो जान निकल गई थी। प्रियंश मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी जान की जान मैं कैसे निकाल सकता हूँ? काव्या प्रियंश के सामने हाथ जोड़कर कहती है, बस कीजिए महाराज, अब हमसे आपकी ये एक्टिंग नहीं देखी जाएगी। काव्या के ऐसा बोलते ही प्रियंश हंसने लगता है। प्रियंश काव्या के एक हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लेता है तो काव्या उसे देखने लगती है। प्रियंश काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, थैंक यू, अगर आप ना होती तो शायद ही मैं अपने सपने को पूरा कर पाता। काव्या अपना दूसरा हाथ प्रियंश के हाथ के ऊपर रखती है और कहती है, आखिर दोस्त होते ही हैं हर कदम पर साथ देने के लिए, और ये सब बस आपकी मेहनत का नतीजा है। हमने तो बस एक कदम बढ़ाने में साथ दिया है। प्रियंश काव्या के हाथों से अपना हाथ हटाता है और कहता है, हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। काव्या थोड़ा असमंजस में कहती है, क्या? प्रियंश काव्या को रुकने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। काव्या काफ़ी देर तक प्रियंश के आने का इंतज़ार करती है। कुछ देर बाद प्रियंश आता है तो काव्या उसे सवालिया नज़रों से देखती है। प्रियंश अपनी जगह से साइड हो जाता है तो काव्या सामने देखकर दौड़कर जाती है और प्रियंश के पीछे जो शिवा खड़ा था उसे गोद में उठाकर गले से लगा लेती है। शिवा भी काव्या को अपने छोटे हाथों से पकड़ लेता है। काव्या शिवा से अलग होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हमने आपको बहुत मिस किया। शिवा भी कहता है, हमने भी आपको बहुत मिस किया। काव्या अब शिवा को नीचे उतारती है और सब हंसी मजाक करते हुए बातें करते हैं और बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं। फ्लैशबैक एंड। प्रियंश कहता है, माँ, आपको तो पता है ना कि हमें बचपन से एक्टिंग का कितना शौक है, और मैंने आपको बताया भी था कि मैंने एक मूवी साइन की है। प्रियंश की बातों को सुनकर नीलिमा जी प्रियंश के गाल को छूते हुए कहती हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप प्लीज़ सिंघानिया परिवार से दूरी बनाकर रखिए और उनकी बहू से भी दूर रहिए। प्रियंश नीलिमा जी के हाथों को छूते हुए कहता है, माँ, हमने काव्या सिंघानिया से दोस्ती नहीं की है, हमने सिर्फ काव्या से दोस्ती की है, और हम यूं ही बिना वजह दोस्ती नहीं तोड़ सकते। इस बार नीलिमा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती हैं। प्रियंश अब अपने हाथों में लिए तस्वीर को देखता है और कहता है, माँ, इतना तो हमें भी पता है कि काव्या किसी और की अमानत है। काव्या हमें बहुत पसंद है, शायद मोहब्बत भी हो, लेकिन हम कभी भी दीदी की तरह गलती नहीं करेंगे। काव्या की ज़िंदगी में हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। हम कभी भी काव्या को अपना बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे।
इतना बोलकर प्रियंश फोटो को टुकड़ों में फाड़कर डस्टबिन में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ अरुणी देवी राठौर विला से वापस आकर कमरे में अकेले चेयर पर आंख बंद करके बैठी थी। अरुणी देवी की आंखों के सामने एक धुंधली सी तस्वीर और कानों में एक जोरदार आवाज़ आने लगती है। एक लड़का जुनूनियत से कहता है, हमें आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है और ये मोहब्बत आपको अपना बनाकर रहेगी। हमें चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े, हम आपको अपना बनाकर रहेंगे। उसका ऐसे बोलने पर उसके सामने खड़ी लड़की एक ज़ोरदार थप्पड़ उस लड़के के गाल पर मार देती है और गुस्से से कहती है, अपनी ये घटिया बातें हमारे सामने जाहिर करने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? वो लड़की अपनी मांग में लगे सिंदूर और गले में पहने मंगलसूत्र को दिखाते हुए कहती है, एक सुहागन से ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आई? वो लड़का बड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, बस मांग में लगे सिंदूर और गले में पहने मंगलसूत्र को ही तो हटाना है, और ये मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ज़रूर करूँगा। और आप सिर्फ हमारी हैं और हमारी हर एक चीज़ हमारे साथ हमारे पास रहती है। लड़के की बात सुनकर लड़की का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो फिर से हाथ उठाने को होती है कि उसे वो लड़का पलट कर पकड़ते हुए अपने से सटा देता है। लड़की की पीठ उस लड़के के सीने से सट जाती है। लड़का लड़की के दोनों हाथों को पकड़कर बाहों में भरकर गर्दन से उसकी खुशबू को सूंघते हुए कहता है, आपकी इसी खुशबू ने हमें पागल कर दिया है। लड़की छटपटाते हुए किसी तरह से छूटती है और लड़के को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। धुंधली यादों में खोते ही अरुणी देवी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो गुस्से को कम करने की कोशिश करते हुए मुट्ठी को कस लेती हैं और आंखें कसकर बंद कर लेती हैं। इधर ध्रुव श्रेष्ठा का हाथ पकड़कर एक खूबसूरत सी जगह पर ले जाता है। श्रेष्ठा तो बस ध्रुव को देखे जा रही थी, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तरह का सुकून दिख रहा था। श्रेष्ठा को लेकर ध्रुव एक जगह पर खड़ा हो जाता है और सामने की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है बेबी, ये वही जगह है जहाँ मैं सुकून से भरी जिंदगी जीने आया करता था। श्रेष्ठा उस जगह को अच्छे से देखने लगती है। वाकई में ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। ध्रुव आगे कहता है, ये वही जगह है जहाँ मेरी और काव्या की मुलाकात हुआ करती थी। काव्या, मेरा सुकून। श्रेष्ठा को ये सब सुनकर अजीब सी फीलिंग होने लगती है। ध्रुव थोड़ा आगे कहता है, काव्या जब से मेरी ज़िंदगी से गई तब से जैसे ये ज़िंदगी नर्क जैसी लगती है। मेरा सुकून सब उसी दिन चला गया जब काव्या मुझसे दूर हो गई। श्रेष्ठा ध्रुव को एकटक देख रही थी। वो ध्रुव की आंखों में देखने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहती है, कहीं ध्रुव और काव्या एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते? जब भी काव्या की बात आती है ध्रुव इतना ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो जाता है? और उस दिन जब मैंने काव्या से बात की तब वो भी तो ध्रुव के लिए इतनी अग्रेसिव थी। श्रेष्ठा फिर से खुद से सवाल करते हुए कहती है, कहीं दोनों के बीच कोई गलतफहमी तो नहीं आ गई जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए और काव्या को भुलाने के लिए ध्रुव ने मुझसे रिश्ता जोड़ लिया। श्रेष्ठा को अपने में खोया देखकर ध्रुव उसके पास आता है और उसके गाल पर हाथ रखकर पूछता है, बेबी आर यू ओके? श्रेष्ठा हाँ में सिर हिला देती है तो ध्रुव उसे अपने साथ कुछ कदम आगे ले जाता है और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ध्रुव श्रेष्ठा के बिल्कुल कान के पास आकर धीरे से कहता है, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ऐसा लगता है जैसे मेरे सुकून वापस लौट आया। जिस तरह मैं काव्या के साथ रहने पर अपनी काली दुनिया को छोड़कर एक नई ज़िंदगी जिया करता था, आज वो ज़िंदगी मुझे फिर से मिल गई है। ध्रुव के हाथ श्रेष्ठा की खुली कमर से होते हुए पेट पर थे, जिससे श्रेष्ठा की सांसें तेज़ ही होने लगती हैं। ध्रुव की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते श्रेष्ठा का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। श्रेष्ठा के हाथ भी अपने आप ध्रुव के हाथों पर चले जाते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं। ध्रुव अपने हाथों को थोड़ा कसते हुए एकदम दर्द में कहता है, जिस काव्या ने मेरी ज़िंदगी को इतना सुकून से भर दिया, बीते वक्त ने मेरी उस काली दुनिया ने काव्या को मुझसे छीन लिया। अनजाने में ही मैं काव्या की ज़िंदगी का विलन बन गया, उसकी खुशियों को छीनने वाला बन गया, उसके दर्दों को पनपने वाला बन गया। इतना बोलते ही ध्रुव बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे अपने दर्दों को अपने अंदर शांत कर रहा हो। श्रेष्ठा अपनी आंखें बंद कर ध्रुव की सारी बातों को सुन रही थी। ध्रुव अब श्रेष्ठा को अपनी ओर पलटाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर आंखों में देखते हुए कहता है, मैं काव्या के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, अपनी इस काली दुनिया के हाथों में मजबूर हूं। श्रेष्ठा आंखें खोलकर एक टक ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के गले लग जाता है और फिर कहता है, बेबी प्लीज़
काव्या को मुझसे बचा लो, उसे मेरे साये से भी दूर कर दो। ध्रुव की बातों से श्रेष्ठा हैरान रह जाती है। वो इस बात से हैरान रह जाती है कि आखिर कोई अपने आप से किसी और को बचाने के लिए कैसे कह सकता है। इस बार ध्रुव कुछ नहीं बोलता, बस श्रेष्ठा के गले लगे खुद को शांत करता है। श्रेष्ठा भी उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता है कि ध्रुव उतना ही बताएगा जितना उसे बताना होता है। श्रेष्ठा के सवाल करने पर भी वो उसका जवाब नहीं देगा। 2 दिन बाद ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आदित्य और काव्या का कोई अता पता ही नहीं था। अब तो सब परेशान भी होने लगे। अब तक दोनों का ही फ़ोन स्विच ऑफ था। रात के वक्त सभी डिनर के बाद अपने कमरे में जाते हैं। अरुणी देवी कुछ सोचते हुए किचन हॉल पर आ जाती हैं कि उनकी नज़र आदित्य पर पड़ती है, जो बिना भाव के विला के अंदर आ रहा होता है। आदित्य अंदर आता है और सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगता है कि अरुणी देवी एकदम से पूछती हैं, आदि, काव्या कहाँ है? आदित्य के कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर अरुणी देवी को काफ़ी हैरानी भरी नज़रों से देखने लगता है। फिर एकदम से जवाब देता है, दादी, मैं तो 3 दिनों से खुद बाहर हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? आदित्य का ऐसा जवाब सुनकर अरुणी देवी के मन में एक डर बैठ जाता है। वो लगभग चिल्लाते हुए कहती हैं, क्या मतलब है आपका कि आप 3 दिनों से बाहर हैं? अगर आप अकेले थे तो फिर काव्या 3 दिनों से कहाँ है? जैसे ही आदित्य ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। आदित्य तो गुस्से में अपने फार्म हाउस में चला गया था और वहीं वो रह रहा था, लेकिन काव्या काव्या कहाँ चली गई? ये सोचते ही आदित्य के मन में डर उमड़ने लगता है। वो जल्दी से बॉडीगार्ड को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। आदित्य दौड़ते हुए विला से बाहर निकलता है और रॉकी के साथ सभी बॉडीगार्ड्स को इन्फॉर्म कर देता है। रॉकी भागते हुए आदित्य के पास आता है। आदित्य कहता है, अभी तुरंत काव्या की लोकेशन को ट्रेस करो। रॉकी जल्दी से कॉल करके इंस्ट्रक्शंस देता है। आदित्य कार में बैठ जाता है। रॉकी भी कार में ड्राइवर के साथ बैठ जाता है। आदित्य की कार के साथ बहुत सी गाड़ियां सिंघानिया विला से निकल जाती हैं। आदित्य लैपटॉप पर काव्या की लोकेशन को देख रहा होता है। उसने कहाँ सोचा था कि आज वो काव्या से मिलकर उससे उस तस्वीर के बारे में पूछेगा, लेकिन घर आते ही उसे पता चलता है कि काव्या गायब है। ये सुनकर तो जैसे उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर के एक भाग को ही अलग कर दिया हो।